हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं पिंटू कुमार और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट्स 20वीं क्लास 10th में। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी किया है और हमारी जो टीम है वह इसी मॉडल सेट को जो है आपके सामने रख रही है। तो आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने मॉडल सेट 1 यानी कि साइंस के मॉडल सेट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिया और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल सेट 2 और इसमें मैं आपके सामने डील करने वाला हूं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस के, वे सारे क्वेश्चन को आपके सामने डील करने वाला हूं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप अपने एग्जाम के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने मन से आप अपने एग्जाम की तैयारी जो है आप कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेट है मॉडल सेट 2 और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कि क्या है। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी कि कह रहा है कि पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है या पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता। तो उत्तल लेंस की बात यहाँ है तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो ए आपका आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कहता क्या है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। मतलब ये हुआ बाबू कि जो आप देखे होंगे डिक्शनरी जो होता है उसमें वर्ड काफी छोटा होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारा वर्ड होता है और बहुत सारे वर्ड को एडजस्ट करने के लिए उसके फॉन्ट साइज को छोटा कर दिया जाता है जो काफी छोटा हो जाता है। तो उस प्रकार के वर्ड को पढ़ने के लिए क्वेश्चन कर रहा है कि आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, यही आपका प्रश्न जो है वह पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यानी कि आपका आंसर सी जो है वह सही होगा। यानी कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस यूज करेंगे ताकि वह जो डिक्शनरी में वर्ड है, शब्द है, वह अच्छा खासा बड़ा बड़ा दिखे और आसानी से उसको पढ़ा जा सके। तीसरा जो प्रश्न है देखेंगे, तीसरा प्रश्न कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आंसर भी आपको शायद पता होगा कि क्या होगा। देखिए क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने समांतर लगा रहता है। देखिए क्या है कि आपके पास बाइक भी होगी और जो भी यातायात के मीन्स है, साधन है, खास करके लैंड यानी कि भूमि पे जो चलने वाला यातायात का साधन है, उस सभी यातायात के साधन में ट्रेन की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज जोक हो जाएगी। तो ये सभी यातायात के साधन में क्या होता है कि साइड मिरर के रूप में एक दर्पण लगा होता है और दर्पण का खासियत होता है वो दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें कोई भी बड़ा प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब बन करके नजर आती है, यानी कि बड़ा जो वस्तु होता है उसका छोटा प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो साइड मिरर में उसको पीछे के गाड़ी को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उस दर्पण का यूज होता है। तो प्रश्न यही कह रहा था कि उसमें कौन सा दर्पण का यूज होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है या उत्तल लेंस होता है। तो इसमें जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। बाबू यहाँ लेंस दे दिया गया है तो देखिए कभी कभी अपना माइंड को भी यूज करना है। लेंस की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ दर्पण की बात हो रही है। तो यानी कि उत्तल दर्पण जो है आपका वह आंसर सही होगा, बी आंसर आपका सही होगा। प्रश्न जो है 4 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। यानी कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो दर्पण, सामने दर्पण लगा हुआ है और कह रहा है कि उस दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल करके आ रहा है। तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ उसे दिखाई देगा। देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड क्या करेंगे, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, कह रहा है कि व्यक्ति की जो चाल है और जब वह दर्पण के सामने जाएगा तो उस दर्पण की भी चाल क्या हो जाएगी, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका आंसर जो होगा वो सी होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। यानी कि प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी तो आपके आंखों में कौन सा रोग होगा। तो बाबू यहां आपके आंखों में दीर्घ दृष्टि दोष होगा। ठीक है, ये दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा कब, याद रखेंगे, देखिए याद रखने का, फोकस दूरी बढ़ेगा तब। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न कहता है कि दूरदृष्टि दोष कर है कि दोष वाले यानी कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिन चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं
उसमें जो लगा लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है। देखिए यहाँ एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह ट्रिक क्या है। बाबू ये समझ लीजिए कि जब भी अगर यहाँ देख सकते हैं दो, यानी कि एक उत्तल लेंस अवतल लेंस, यानी कि निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या करेंगे, 3 का यानी कि 4 याद रखेंगे और 2 का 3 याद रखेंगे। ये कंफ्यूजन खत्म कर देगा, बिकॉज 3 कहने का मतलब क्या है कि जो 3 है यानी कि निकट जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो 3 का 4 जो लेंस होगा वो 4 वर्ड वाला होगा। तो आप देख सकते हैं लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस 4 अक्षर का, उत्तल लेंस उत्तल 3 अक्षर का हुआ। तो 3 का यानी कि निकट दृष्टि दोष की बात करें तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष की बात करें तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, इसे याद रखेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा और सटीक आपका आंसर भी हो जाएगा। तो ये देखिए प्रश्न भी वही कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिन चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। तो यह देखिए दूर यानी कि 2 अक्षर का, तो 2 का क्या होगा 3। तो देखेंगे इसमें 3 जो है वो कौन होगा, दूर दृष्टि दोष की बात है तो 3 जो है वह कौन होगा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो है यूज किया जाता है खास करके दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को के चश्मे में। इस तरह से 7वें प्रश्न को देखेंगे, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई है। ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप यहां से अपने आप को परख सकते हैं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी सुचारू रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस आपको मन लगा के पढ़ने हैं और जहां तक हो सके हमारी टीम आपकी सहायता करेगी आपको एक अच्छा रिजल्ट दिलवाने के लिए। तो प्रश्न देखेंगे, कहता क्या है कि विद्युत आवेश की इकाई है। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो कूलम जो है वह विद्युत आवेश की इकाई है। कूलम क्या है, विद्युत आवेश की इकाई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है, और यह नामकरण जो है किसने किया था, कौन किया था, यही प्रश्न कर रहा है। तो याद रखेंगे, देखो यहाँ धनावेश ऋणावेश आपको पता होगा कि आवेश जब भी उत्पन्न होते हैं तो आवेश किसके कारण उत्पन्न होते हैं, घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु आपस में घर्षित होगा तब जाकर के आवेश उत्पन्न होंगे। लेकिन जो भी दो वस्तु आपस में घर्षित होंगे तो एक ऋणावेशित होगा, एक धनावेशित होगा। ठीक है, तो धनावेशित और ऋणावेशित यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश जो है यह नामकरण किसने किया था, यह प्रश्न हमारा पूछ रहा है। तो आपका आंसर डी सही होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण किया था। जो आपका डी आंसर है वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है, और कहता है कि इन आवेश में पदार्थों से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी संख्या क्या होगी। बाबू ये आप बना सकते हो इजीली, आपको पता होगा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर इसे आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। और आपको पता होगा क्या कर सकते हैं, हमें ये इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जब आपको पता होगा कि कितना आवेश लेना है, कूलम कह रहा है कि 1 कूलम धन आवेश यानी कि 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 इंटू 9 इंटू 9 नहीं होगा, 1 इंटू 6 1.6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 19। अब इस पे इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा क्या है 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ये आपका आंसर होगा। बाबू देखिए इसका सॉल्यूशन जो है आपको पता होगा कि हमारे एक ऐप्स भी है और उस ऐप्स पे आपको टोटल चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा, हर वह चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि हमने वहां हर वो चीज डाला है जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि उसमें स्मार्ट नोट्स भी दिए गए हैं, साथ ही साथ हर चैप्टर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी वहां अवेलेबल है। तो इसी नाम से हमारी वो ऐप्स भी है, तो वहां भी आप जाकर के आप अपने एग्जाम के प्रति जो आपकी लगन है उस लगन को और भी तीव्र कर सकते हैं और इसी लगन को बरकरार रखते हुए आप अपने एग्जाम में अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपने देखा कि 6.25 इंटू 10 के पावर 18 जो है वह आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। किस पे देखेंगे, विद्युत बल्ब पर
आपको पता होगा, आपके घरों में बल्ब लगा होगा। तो कहता है कि विद्युत बल्ब पर वोल्ट कितना 220 और वाट कितना 100। तो कहता है कि जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, कितने वाट की होती है, यही प्रश्न कह रहा है। तो आपका प्रश्न क्या है जो है देख सकते हैं, ये आंसर सही होगा। आप निकाल भी सकते हैं, चूंकि P = आपको पता होगा VI होता है, इसी पे आप इसको इंगित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इजिली। कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूं। देखिए P कितना दिया हुआ है, यहां देखेंगे P दिया हुआ 100 वाट, ठीक है, और V जो है वोल्ट कितना है 220 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां बाबू 100 बाई कितना हो जाएगा 210, ठीक है। तो कह रहा है कि अब यहां ध्यान देना है, इसको काट सकते हैं, कितना आ गया, इतना आ गया, है ना। अब हम निकाल लेंगे फिर से विद्युत, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है कि शक्ति, उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो P = V × I हो जाएगा ना। तो आपको पता है कितना लेना है हमको, 110, यानी कि 110 इंटू कितना हो जाएगा, कितना आया है 5/11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 110 पे कह रहा है बाबू, तो इस पे 110 पे कर रहा था, 10 × 5 = 50, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 50 वोल्ट। सॉरी, सी जो है वह आंसर आपका सही होगा, क्योंकि 110 वोल्ट पे ये पूछ रहा है, 110 वोल्ट पे पूछ रहा है, तो आपका 50 वाट जो है वह आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका इक्वेशन करके फाइंड आउट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है। 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यह होगा क्या है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडल में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। यह जो है आंसर है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना का। तो इस तरह से 11 नंबर का आपने देखा सी आंसर सही था। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आखिर क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू यहां कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, यह प्रश्न आपका पूछ रहा है कि जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, या कह रहा है दूसरा ऑप्शन की प्रेरित विद्युत पर, तीसरा कह रहा है कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबक। ये देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, सी जो है वह सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत उसी पे क्या है डिपेंड होता है, आधारित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि लघुपथन के समय, यानी कि शॉर्ट सर्किट, लघुपथन मतलब कि शॉर्ट सर्किट, कहता है कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय विद्युत धारा का मान जो होगा वह क्या होगा, कम होगा, परिवर्तित नहीं होगा, या बहुत अधिक बढ़ जाएगा, या निरंतर परिवर्तित होगा। तो इसमें से क्या आंसर आपका सही होगा, आपका आंसर होगा सी, यानी कि विद्युत धारा जो होगा वह उसका मान जो होगा वो बहुत तीव्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि प्रतिक्रिया PbO + C, यानी कि कार्बन से इसका अभिक्रिया होगा तो प्राप्त जो होगा, ठीक है, Pb + CO, वह प्राप्त जो होगा वो क्या होगा, अवकारक होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकृत होता है, या रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, सी पूछ रहा है। सी क्या है, सी एक अवकारक है। इस अभिक्रिया में ये जो सी है यानी कि कार्बन जो है वह क्या है, अवकारक है। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को आपने देखा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न धातुओं में से कौन कह रहा है कि NaOH के विलयन में हाइड्रोजन गैस देता है। यह प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस देता है, ये कौन सा है जो हाइड्रोजन गैस देता है। धातु पूछ रहा है बाबू, यहां धातु की बात हो रही है, याद रखेंगे तो हम एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो क्या करता है कि NaOH से विलयन में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को प्राप्त करता है, इनका हाइड्रोजन आयन देता है। कर अगला प्रश्न 16 नंबर की, यदि विलयन का pH मान जो होता है वो अगर 13 होता है, 13 होता है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो होगा कि यह जो pH मान दिया हुआ है 13, इसका मतलब है कि यह विलयन जो है वह प्रबल भास्मिक होगा। तो 16 का जो डी है वह आपका आंसर सही है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र बाबू आपको पता होगा कि
पी जो है आप डी नंबर आंसर जो है P4 जो है आंसर वह आपका सही होगा। 18 नंबर है कि पीतल में रहता है। देखिए पीतल में रहता है, तो पीतल में क्या रहता है आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही है। तो पीतल, इस तरह से 18 नंबर आपका प्रश्न जो है जिसका आंसर बी था, और आपको पता होगा और आप अच्छे से इसे इंगित कर रहे होंगे, मिला रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आप इसमें कितने प्रश्न का आप सही आंसर दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी जरूरी है। अब एग्जाम का टाइम भी काफी नजदीक आ गया है और अभी जो है आपका वर्क है कि आप अपने पढ़ाई के प्रति और भी ज्यादा रुचि रखें, ज्यादा देर तक पढ़े, मन से पढ़े, ताकि आपका रिजल्ट जो है और भी बेटर है, हमारी सोच से बेटर है बस। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहता है कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की जो प्राकृतिक होती है वो क्या होती है आप देख सकते हैं, उदासीन, विद्युत ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। बाबू ने जो धातु होते हैं उनकी प्राकृतिक क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होता है, जी नहीं, उदासीन, जी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या होगा आंसर आपका विद्युत धनात्मक, यानी कि धातु की जो प्राकृतिक होती है वह विद्युत धनात्मक होती है। तो इस तरह से 19 नंबर का जो है ये जो है आंसर सही होगा। 20 नंबर देखेंगे, प्रश्न कहता है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। आपका आंसर जो है क्या होना चाहिए आप देख सकते हैं कि जो चुंबक होता है उसके अशुद्धि को हम कैसे जो है दूर कर सकते हैं, कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो वह आंसर जो होगा आप देख सकते हैं, चुंबकीय विधि द्वारा हम चुंबकीय अशुद्धि को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से बी नंबर का जो आंसर था वो डी था। 20 नंबर प्रश्न का आंसर डी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिक का जो आवश्यक तत्व है वो सी, यानी कि ए आपका ऑप्शन जो है वह सही होगा। इस तरह से 21 नंबर क्लियर हुआ। 22 नंबर देखते हैं प्रश्न को, कहता है कि अक्रिय तत्व कौन है। यहां प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है कि अक्रिय तत्व जो है वह कौन है। तो अक्रिय तत्व जो है वह हीलियम है। हीलियम क्या है, अक्रिय तत्व है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है। एल्किन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, यानी कि बी आपका आंसर जो है वह सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। भाई अब कर रहे हैं यहाँ प्रश्न कि अपमार्जक बनाने में क्या चीज का उपयोग होता है। तो देखिए अपमार्जक बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल का उपयोग होता है, अल्कोहल से अपमार्जक बनाए जाते हैं। इस तरह से 24 नंबर प्रश्न का जो है सी आंसर आपका सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसका आंसर जो है क्या होता है देखते हैं। कहता है कि आवर्त सारणी के 7 के तत्व है, इनमें कौन है। क्या देख सकते हैं इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में आप इसको टिक आउट कर सकते हैं, सोचे कि कौन इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो हैलोजन होगा, हैलोजन कहलाते हैं, यानी कि आवर्त सारणी के 7 के तत्व जो है वह हैलोजन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका 25 का ये आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि आवर्त सारणी में बाएं दाएं से कह रहा है प्रश्न कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्राकृतियों के बारे में कौन सा कथन जो होता है वह असत्य हो जाता है। देखिए इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन है। आप इसको किसी तरह से आप भिन्न, मैंने बताया था कि इसमें जो है कि इनमें से 3 जो होगा वो सही होगा और 1 जो होगा वह कथन जो होगा वो असत्य होगा। तो इनमें से कौन से कथन असत्य हैं आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं तो देखिए सी जो है वह परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग कर देता है, और यह जो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्राकृतिक के बारे में यह जो कथन है यह असत्य है। तो इस तरह से 26 का सी आंसर सही हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 27 नंबर प्रश्न में चलते हैं बाबू, और इसके प्रश्न को देखते हैं कि क्या है।
27 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न होता है, प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोज उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको पता होगा कि हरे पौधों में ही होता है और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण वे पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं और इसी क्रिया को, पेड़ पौधे को भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो कार्बोज होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होते हैं। 28 नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं, 28 नंबर प्रश्न कहता है कि अंडाणु निषेचित होते हैं। बाबू अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा, चूंकि जनन चैप्टर उसमें पढ़ाया गया होगा कि जो अंडाणु होते हैं वो निषेचित होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं योनि में, गर्भाशय में या फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो ये अंडाणु जो होते हैं वो फैलोपियन नलिका में ही निषेचित होते हैं, क्योंकि फैलोपियन नलिका में ही अंडाणु आकर के शुक्राणु का वेट करता है। ये दोनों आपस में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं वह करते हैं फैलोपियन नलिका में। यहाँ पे एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा कि जब कहने का मतलब है कि पुरुष में नसबंदी होता है या स्त्री में नसबंदी होता है, तो स्त्रियों में नसबंदी के समय फैलोपियन नलिका को ही काटकर बांध दिया जाता है और पुरुषों में आपको पता होगा शुक्रवाहिनी जो नली होती है उसको काट के बांध दिया जाता है और यही नसबंदी होता है, जिसके कारण अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन जो है फैलोपियन नलिका में नहीं हो पाता है ना। और पुरुषों में अंडाणु जो है वह वृषण से निकल करके अगले भाग में नहीं जा पाते हैं। 29 नंबर प्रश्न में श्वसन की क्रिया होती है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है श्वसन की क्रिया क्या साइटोप्लाज्मा में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या हरित लवक में होता है, यह प्रश्न जो है पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन की क्रिया होती है। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है तो कैसे होती है। देखिए आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी पाया जाता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है, आपको पता होगा। और एटीपी कोशिकीय ईंधन का मुद्रा भी है, क्योंकि ये एक पावर बैंक है। जब भी श्वसन की क्रिया के समय या उसके बाद में भी अगर किसी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो प्रायः एटीपी ही निरंतर उन्हें क्या देता है, ऊर्जा देते रहता है। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है, आपको पता हो गया। 29 का जो है बी आंसर सही होगा। 30 नंबर में देखेंगे एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है। ये बाबू ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। ब्लड का यहाँ जो है वो प्रेशर पूछा जा रहा है ना, कि कितना होता है, कितना से मापा जाता है। आपको पता होगा कि आप डॉक्टर के पास गए होंगे या डॉक्टर देखिएगा किसी मरीज को क्या करता है कि पट्टानुमा आकृति जो है उनके बाह में बांध देता है और एक वैक्यूम होता है उसको पुश करता है, जिसके कारण वो पट्टा जो होता है उनके बॉडीज के वेसल से चिपक जाते हैं और वह जो है रक्त के जो है प्रवाह को नापता है कि कितने स्पीड है इनमें। तो यही प्रश्न आपका पूछ रहा है कि जो है कैसे मापता है। तो आपका आंसर जो होगा 120/80 के बीच में इसे मापा जाता है, यानी कि प्रकुंचन और अनुशीतलन का दाब 120/80 होता है। यह रक्तचाप हुआ। पतियों को कह रहा है कि पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो देखिए पादप हार्मोन की बात है यहाँ, तो बोआरे अम्ल याद रखेंगे, इसमें कुछ नहीं, मुरझाने की बात है तो अम्ल देख रहे हैं ना, एसिड, यही आपका आंसर सही होगा। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन होता है जो पत्तियों के छिड़काव करने पर, पौधे पे छिड़काव करने पर ये पत्तियों को क्या करता है, विलीन कर देता है, जिसके कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और धीरे धीरे यह पत्ता जो है या पौधा जो है वह मर जाता है, सूख जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है, बट समझिए फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, पादप हार्मोन की बात हो रही है। तो पादप हार्मोन में एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो फल को पकाने में यूज होता है। ठीक है, एथिलीन जो है वो फल के पकाने में यूज होता है। और देख सकते हैं जिब्रेलिन्स या ऑक्सीजन जो है, जिब्रेलिन्स और ऑक्सीजन का काम होता है कि पौधे के क्या करता है, कोशिका दीर्घन में सबसे बड़ा सहायक होता है। लेकिन ये एब्सिसिक एसिड के बारे में ऑलरेडी यहाँ ही आपको पता हो गया कि ये क्या करता है कि पौधों को मुरझाने में यह हार्मोन्स वर्क करता है। तो ये तो होगा नहीं, ना ही जिब्रेलिन्स होगा, ना ही ऑक्सीजन होगा। तो बात आती है कि सर एथिलीन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इथाइलिन, लेकिन आपका आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों में गैस की अवस्था में पाया जाता है, यानी कि गैसीय अवस्था। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग इसे भी याद रखें कि वह कौन सा हार्मोन है जो पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो वह हार्मोन एथिलीन है। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है और साथ ही साथ एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपका आंसर जो होगा वह सी होगा, लेकिन यहाँ पे एथिलीन होगा। ठीक है, एथिलीन।
इस तरह से आपने 32 नंबर प्रश्न को देखा। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, आप देख सकते हो विटामिन की कमी के कारण, खून की कमी के कारण, पोषण की कमी के कारण या असुरक्षित यौन संपर्क के कारण एड्स रोग की बात करें तो यौन संचारित रोग है, यानी कि एसटीडी रोग है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और यह जो रोग है यह असुरक्षित यौन संपर्क के कारण ही होता है ना। और भी बहुत सारे वे हैं, तो हमें इसमें सावधानी बरतनी होती है। तो यह जो एड्स है HIV के कारण होने वाला रोग है, तो यह आंसर जो होगा ए आपका सही होगा। असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होने वाला यह रोग है, देख सकते हैं ऑप्शन में ए जो है आपका सही होगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चमगादड़ और पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो देखेंगे कि यह किस प्रकार के अंग के उदाहरण है ना। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख, देख बुआ, यहाँ चमगादड़ और पक्षी के पंख ये दोनों की बनावट में डिफरेंस है, लेकिन कार्य जो है वो सेम है ना। कार्य जो है वो सेम है। यह आंसर जो है आपका समजात अंग कहलाता है ये। अगले प्रश्न को देखते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि देख सकते हैं मूल रचना में तो समान होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे अंग को क्या कहते हैं? तो देखिए, ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं? इसको भी आपने देखा ऊपर वाला में प्रश्न में था, यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम आंसर भी यही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए नंबर जो है आपका 36 का ए सही होगा। 37 नंबर देखते हैं कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का जो है उदाहरण है क्या होगा? देख सकते हैं वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत या सभी सही। कृत्रिम, देखो ये कृत्रिम की बात है, मतलब कि आर्टिफिशियल, ठीक है। तो बगीचा और खेत, क्योंकि तालाब और वन तो हम लगा नहीं सकते हैं, झील तालाब भी होगा नहीं, सभी सही है, ये भी नहीं होगा। क्योंकि बगीचा जो है वो हम इसको प्लांट कर सकते हैं, खेत तो हम ही खेती करते हैं, किसान लोग खेती करते हैं। तो यह कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो याद रखेंगे बगीचा और खेत जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आपको पता होगा कि प्राकृतिक में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। क्या है? सूर्य ही है जो प्राकृतिक में ऊर्जा क्या करता है? देता है। 39 नंबर जो प्रश्न है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? आप देख सकते हैं, कहता है प्रश्न कि वन को संरक्षण करना है, यानी कि वन को बचाना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए? देखिएगा ऑप्शन, देखिए क्या कर रहा है। पेड़ों की अनाधुन कटाई, है ना, उसके बाद अतिचारण, खनन या इनमें से सभी। तो देखिए ऑप्शन, पेड़ों की अनाधुन कटाई को हम रोकेंगे, अतिचारण, पशुचारण, उसके बाद खनन या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी कि नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है पेड़ों के अनाधुन कटाई को रोकना, अतिचारण इसको भी रोकना, खनन इसको भी रोकना, यानी कि आपका ये तीनों आंसर सही है, यानी कि इनमें से सभी जो डी नंबर आंसर है वह सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका ए आंसर सही होगा। 41 प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि आमीटर द्वारा आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? किस चीज को मापा जाता है आमीटर से? तो धारा को मापा जाता है, यानी कि आमीटर से धारा को मापा जाता है। 41 का ए जो है आंसर सही होगा। देखिए हमें पता है, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब पर एक चीज मैंने देखा है कि कभी भी किसी भी वीडियो में एक्सप्लेनेशन ज्यादा अगर होता है, किसी चीज के बारे में अगर ज्यादा समझा दिया जाता है, तो हमें जहां तक महसूस होता है कि बच्चा बोरिंग फील करते हैं, है ना। और उन्हें चाहिए शॉर्ट वीडियो, जितना भी शॉर्ट हो तो वो जल्दी से उसको देखते हैं, और उसमें अगर किसी बात के बारे में डिस्क्राइब कर दी जाए तो उसको स्किप कर देते हैं। बट ये अच्छी बात नहीं है। चलिए उसी के बेसिस पे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न को। चूंकि यह प्रश्न कहता है कि यह उपकरण कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है विद्युत मोटर, यानी कि विद्युत मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है इजी है, आपको भी पता होगा इजीली। इसका आंसर पढ़ेंगे नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए और इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वह ए होगा।
ठीक है, यानी कि दर्पण सूत्र जो है आप देख सकते हो ऑप्शन में ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, मुझे पता है कि बच्चों को देखते ही उसका आंसर जो है याद आ जाता है और वो सटीक आंसर जो है वो लगाते हैं। तो अब हम देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। ये 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बस देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो आपको पता होगा, आप इजीली मार सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, क्योंकि 3 है, ये 3 वर्ड का, तो इसका आंसर जो होगा वो 4 वर्ड का होगा। तो देख सकते हैं ये 3 ही है, यानी कि ये आपका 4 वर्ड है, तो आपका आंसर जो होगा अवतल लेंस होगा। इस तरह से आप इजी से मार सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पौधों में जननांग जो होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो आपको पता होगा कि जो है मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने, और क्यों किया था इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है हमने दिया है। इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी पूर्वक से पढ़ाया भी गया है हमारे ऐप्स पे, जो कि इस चैप्टर यानी कि हर वो चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन दिया गया है 2011 से 2020 तक के जितने भी चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर से उठे हुए प्रश्नों का भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है वहां पे। साथ ही साथ वहां पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो कि संभावित प्रश्न होंगे। उन संभावित प्रश्न में से 3 टाइप के प्रश्न हमने वहां रखा है, अपने अनुभव के आधार पर, हमारे इस टीम के शिक्षकों के अनुभव के आधार पर रखा गया है, जो कि 3 टाइप के वहां प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला जो है वह एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपेक्टेड में हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रखा हुआ है, मॉडरेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रखा हुआ है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रखा हुआ है। तो ये सारी जो है फैकल्टी, ये सारी जो है विशेषताएं उस ऐप्स में है। उस ऐप्स में आपके एग्जाम के लिए हर वह चीज की व्यवस्था है, हर वह चीज दिया गया है। यहां तक कि राइटिंग स्किल की भी जो है वहां पे वीडियो डाला गया है कि आप किस प्रकार से अपने एग्जाम में अपने आंसर को लिख सकते हैं। अगर आपको आंसर पूरे याद है तो किस प्रकार से बना के लिख सकते हैं, अगर आधा याद है आधा नहीं याद है तो उससे भी कैसे बना के लिख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हमने उस ऐप पे जो है समझाया है कि किस प्रकार से उसे हम बनाकर लिख सकते हैं। तो उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हो। तो 46 में मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु पौधे का जो चयन किया था वो मटर किया था। बाबू मैं फिर से आपको बता दूं कि मटर का पौधा का चयन किस लिए किया था, क्योंकि मटर जो होता है और विपरीत लक्षण वाले होते हैं, बहुत सारे लक्षण वाले होते हैं। अब कहने का मतलब है कि कुछ हरे बीज वाले होते हैं, कुछ पीले बीज वाले होते हैं, है ना, कुछ झुर्रीदार बीज वाले होते हैं, कुछ गोलाकार बीज वाले होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लक्षण वाले पौधे इसमें अवेलेबल होते हैं और इन्हें कम समय में ही इसका रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है और कम स्थान पर ही इसे आसानी से उपजाया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। यह प्रश्न जो है वह किस दिशा में होता है। यहां देखेंगे प्रश्न जो है किस दिशा की बात कर रहा है, एक दिशीय, द्विदिशीय या बहुदिशीय या किसी भी दिशा में नहीं होता है। तो ये जो है एक दिशा में इसका जो है प्रभाव होता है। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ पाया जाता है। वायुमंडल के नीचे सतह में पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ओजोन परत, आपको पता होगा कि ओजोन परत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है ना। वो ओजोन परत क्या करता है कि हमारे सूर्य के परावैंगनिक किरणों को सोख करके सामान्य टेम्परेचर, सामान्य गर्मी हमारे पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन आपको पता होगा कि इस ओजोन परत में छिद्र हो गया है ना, इसे कृष्ण छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका भी रीजन हम ही लोग हैं, है ना। बहुत सारे विषैला धुआं या यातायात से निकले हुए विषैला धुआं, फैक्ट्री से निकला हुआ विषैला धुआं, यहां तक कि हम लोग जो स्प्रे यूज करते हैं उससे भी ओजोन परत को काफी ज्यादा हानि पहुंचती है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है बी आपका आंसर होगा। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। तो इसी तरह हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपने एग्जाम के लिए आप मन तन से अपने एग्जाम की तैयारी करें, ताकि हमारी सोच से आपके रिजल्ट और भी बेटर आए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।